दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष मोटर वाहन याचिका में प्रतिकार का निर्धारण माननीय ट्रिब्यूनल के द्वारा किस प्रकार से किया जाएगा, उस पर चर्चा करूंगा। जब कोई व्यक्ति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिसों के द्वारा एक निश्चित प्रारूप होता है, उस पर प्रार्थना पत्र दिया जाएगा माननीय ट्रिब्यूनल के समक्ष। तो उसमें अगर मृत्यु होने की दशा में एफआईआर की कापी, अगर एफआईआर नहीं है तो जीडी की कापी, अगर जीडी नहीं है तो जो अपने एप्लीकेशन एसपी या डीएम को दिया है उसकी कापी या अखबार की कटिंग आज लगाई जाएगी। साथ में पीएम रिपोर्ट, पंचनामा की भी कापी अगर है तो उसको दाखिल किया जाएगा। अगर पंचनामा और पीएम नहीं हुआ है तो फिर जो अस्पताल में, जिस अस्पताल में मृतक की मृत्यु हुई है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लगाया जाएगा। विपक्षी के वाहन के कागजात के बीमा, डीएलआरसी की भी में लगाई जाएंगी। इसके बाद नोटिस जाएगी, विपक्षी हाजिर होंगे, अपना जवाब देंगे। जब अगर मृतक अविवाहित है तो उसके प्रतिकर के अवधारण में उसकी जो आमदनी होगी, आय होगी, उसमें 1/2 भाग की कटौती की जाएगी। अगर जो विवाहित है उसमें अगर आश्रित जो हैं 1 से 3 तक है तो 1/3 की कटौती की जाएगी। अगर 4 से 6 है तो 1/4 की डिडक्शन किया जाएगा। अगर 6 से अधिक है तो 1/5 आमदनी से डिडक्शन किया जाएगा। अगर आमदनी जो होती है, जो आप मृतक की आमदनी होगी, उसमें एक सरला वर्मा वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट वाली जो केसला आया था, लैंडलॉर्ड जजमेंट है, 2009 में आया था, उसके अनुसार उसकी आमदनी में फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस भी ऐड किया जाएगा। अगर किसी मृतक की आयु 40 वर्ष से कम की है तो उसकी आमदनी में 50% की आमदनी ऐड की जाएगी। अगर उसकी आयु 50 वर्ष से कम की है, 40 से 50 के बीच की है, तो उसमें 40% की आयु, 40% के फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस ऐड किया जाएगा। अगर 50 के ऊपर है तो उसमें 20% की आमदनी फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस के रूप में जोड़ी जाएगी। परंतु इसमें एक डिस्प्यूट ये पैदा हुआ, जिसकी स्टेबल जॉब है, स्थायी नौकरी है, उसी में ये जोड़ा जाएगा। जिसकी स्थायी नौकरी नहीं है उसमें नहीं जोड़ा जाए, बीमा कंपनी का तर्क आया। तो 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रणय सेठी वाले केस में ये हेल्ड किया गया कि अगर मृतक स्टेबल जॉब में नहीं है, अपना खुद का कारोबार करता है, तो अगर उसकी आयु 40 वर्ष से कम की है तो उसकी आमदनी में 40% का फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस जोड़ा जाएगा। अगर उसकी आयु 50 से कम की है तो 25% फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस में ऐड किए जाएंगे। अगर उसकी आयु 50 के ऊपर है तो 10% उसकी आयु में फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस जोड़े जाएंगे। यहाँ पर आमदनी के अगर सरकारी नौकर है तो सरकारी जो नौकरी को पे मिलती है, वो में केवल इनकम टैक्स जो मृतक देता है उसी की कटौती की जाएगी, बाकी पूरी आमदनी मानी जाएगी। जहाँ पर मृतक सरकारी नौकरी में नहीं है तो इनकम टैक्स अगर कोई देता है तो इनकम टैक्स का प्रमाण है उसको आमदनी के रूप में माना जाएगा, वो एक मूल्यवान दस्तावेज माना जाएगा। जहाँ पर नौकरी नहीं करता है आदमी या सरकारी नौकरी में नहीं है तो वहाँ पर उसके लिए कोई वेतन प्रमाण पत्र लाना संभव नहीं है, तो वो तो अपनी आमदनी अपने अन्य स्रोतों से सिद्ध करेगा। जैसे उस आमदनी से उसके बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों का वो अपने कागजात दाखिल कर दे कि बच्चों की इतनी फीस पड़ती है, इतना हमको खर्चा इसमें देना पड़ता है, इतने बीमा पॉलिसियाँ लेते हैं, तो हमारी आमदनी इतनी मानी जानी चाहिए, इस पर गवाही दे। तब उस कोर्ट अपने हिसाब से उसको उसकी आमदनी का अवधारण करेगा। और जहाँ पर
जिसकी बच्चा है या चाइल्ड है या ज़्यादा उम्र का है कि उसकी आमदनी कोई नहीं है, तो अपन नोशनल इनकम 6,000 की इसमें मानी जा रही है, तो 6,000 की मानी जाएगी। अगर वो लेबर है, मजदूरी करता है, तो मिनिमम वेजेस के हिसाब से उसकी आमदनी मानी जानी चाहिए। अगर कोई छात्र है, जैसे एमटेक का छात्र है, बीटेक का छात्र है, तो उसकी आमदनी 30,000 तक की मानी 40,000 तक की मानी जानी चाहिए। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई भी केसला हैं, नज़ीरें हैं। अब जहाँ पर इंजरी का मामला है, जहाँ पर इंजर्ड है, तो वहाँ पर तब मुकदमा दायर किया जाएगा, तो इंजरी के पेपर, जो इंजरी के पेपर है वो लगाए जाएंगे। और अगर किसी का पैर कटा है या कुछ डिसेबिलिट हुआ है, तो जिसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाया जाएगा। और मृत्यु इंजरी के केस में क्या देखा जाना है, उसमें देखा जाना है कि 2 टाइप के, एक उसमें केसला आया था 1995 सुप्रीम कोर्ट का, AIR 1995 सुप्रीम कोर्ट 755 में। उसमें कहा गया कि 2 प्रकार की नुकसानियाँ होती हैं इंजरी में। एक तो पेक्यूनियरी डैमेजेस होते हैं, एक नॉन पेक्यूनियरी डैमेजेस होते हैं। जैसे इलाज में जो खर्चा हुआ वो तो पेक्यूनियरी डैमेज में, और या इलाज में जो भविष्य में खर्चा होगा, ट्रांसपोर्ट जब इलाज हम कराते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम वाहन किराए पे करेंगे, तो किराए में भी खर्चा होगा। अगर हम बिस्तर पे लेटे हैं, ऑन बेड हैं, तो हेल्पर देखना पड़ेगा, उसका भी खर्चा होगा। दवाइयाँ भी लेनी पड़ेंगी, पौष्टिक भोजन भी लेना पड़ेगा। ये तो खर्चा उसका अगर पेक्यूनियरी डैमेजेस हो गया। और नॉन पेक्यूनियरी में जैसे हमको पेन एंड सफरिंग हुई, लॉस ऑफ स्टेट हुआ, पेन एंड सफरिंग हो गई, हमको हम कुंवारे हैं, हमारी शादी होना, हमारा ऐसी चोट लगी कि हमारी शादी नहीं होगी, तो इसका भी एक नुकसान होता है कि भाई हमारी शादी भविष्य में नहीं हो पाएगी। हम अगर स्टूडेंट हैं, हम एक स्पोर्ट्समैन है, तो हमारे पैर में चोट आ गई, फ्रैक्चर हो गया, तो हमारा करियर ख़राब हो गया। अगर हम अच्छे स्टूडेंट हैं, हमारे सिर में चोट आ गई, हमारा स्मरण शक्ति कम हो गई, तो उसमें नुकसान होगा। ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। इंजरी में मेन चीज़ ये होती है कि ये देखना है कि जो चोट लगने के पहले इंजर्ड जिस स्थिति में था, उस स्थिति में आने में जो खर्चा होगा वो ट्रिब्यूनल के द्वारा दिलाया जाएगा। अब कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि जैसे विकलांगता आ गई, पैर कट गया, मगर सरकारी नौकरी में है, तो उसको कोई नुकसान तो होगा नहीं। तो उसमें सरकारी नौकरी में नुकसान नहीं होने के कारण उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। मगर अगर वो उसको छुट्टियाँ ली होंगी, लीव ली होंगी, उस लीव का उसको लाभ मिलेगा। और इसमें जो पर्चे आप अस्पताल के दाखिल किए करेंगे, पेपर दाखिल करेंगे, वो माने जाएंगे। अगर बीमा कंपनी इसको डिस्प्यूट करती है या वहाँ से डिस्प्यूट करता है, तो ये दायित्व उसका हो जाता, बर्डन उसका बनता है कि वो जा करके सिद्ध करे कि ये पेपर फर्जी हैं या पेपर नकली हैं। किसी किसी परिस्थितियों में ये होता है कि चोट लगी, मगर हम पर्चा नहीं रख पाए, क्योंकि चोट लगने पर अब आदमी कहाँ रखता पर्चा? वो तो कहता है कि हम अपना मरीज़ ठीक करवाएँ, मरीज़ ठीक होगा उसके बाद देखा जाएगा, तो पर्चे नहीं रख पाता है। मगर उसका अगर चोट लगी है, विकलांग हुआ है या विकलांग नहीं हुआ, उसका हाथ टूटा है, पैर टूटा है, महीना भर इलाज चला है, तो ये स्वाभाविक है कि उसके इलाज में खर्चा होगा। वहाँ पर ट्रिब्यूनल ये अवधारणा एक गेस वर्क के रूप में करेगा और उसके इलाज में कितना खर्चा होगा उस पर प्रतिकर देगा। इस पर भी केसला हैं। एक है 2009 वॉल्यूम 3 TAC 427, 1990 वॉल्यूम 1 TAC 627 में भी ये भी व्यवस्था की गई कि पेपर पर्चा नहीं है तो ये नहीं माना जा सकता है कि उसके इलाज में खर्चा नहीं हुआ होगा। प्रॉपर्टी डैमेजेज के बारे में यह है कि प्रॉपर्टी डैमेजेज में पहले 6000 की 147 में बीमा कंपनी की लायबिलिटी थी, मगर वो लायबिलिटी 9 अगस्त 19 को एक्ट से डिलीट कर दी गई है। अब 6000 की जगह लायबिलिटी पूरी बीमा 6000 की लायबिलिटी जो बीमा कंपनी की फिक्स की गई थी उसको डिलीट कर दिया गया है। अब पूरी लायबिलिटी बीमा कंपनी की होगी। उसके पहले में यह था कि अगर ओनर कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी के अनुसार अपनी अतिरिक्त प्रीमियम दे देता था तो आमदनी 2,50,000 75,000 तक की हो जाती थी।
अब 2 चीज़ें हैं कि पहली चीज़ तो है कि कंपनसेशन और डैमेजेस। भाई उसमें कहीं होता कि भाई हमारी शादी भविष्य में नहीं हो पाएगी। हम अगर स्टूडेंट हैं, हम कोई स्पोर्ट्समैन है, तो हम हमारे पैर में चोट आ गई, फ्रैक्चर हो गया, तो हमारा करियर ख़राब हो गया। अगर हम अच्छे स्टूडेंट हैं, हमारे सिर में चोट आ गई, हमारा स्मरण शक्ति कम हो गई, तो उसमें नुकसान होगा। ये सब चीज़ें देखी जाएँगी। इंजरी में मेन चीज़ ये होती है कि ये देखना है कि जो चोट लगने के पहले इंजर्ड जिस स्थिति में था, उस स्थिति में आने में जो खर्चा होगा, वो ट्रिब्यूनल के द्वारा दिलाया जाएगा। अब कभी-कभी परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि जैसे विकलांगता आ गई, पैर कट गया, मगर सरकारी नौकरी में है, तो उसको कोई नुकसान तो होगा नहीं। तो उसमें सरकारी नौकरी में नुकसान नहीं होने के कारण उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। मगर अगर वो उसको छुट्टियाँ ली होंगी, लीव ली होंगी, उस लीव का उसको लाभ मिलेगा। और इसमें जो पर्चे आप अस्पताल के दाखिल किए करेंगे, पेपर दाखिल करेंगे, वो माने जाएँगे। अगर बीमा कंपनी इसको डिस्प्यूट करती है या वहाँ से डिस्प्यूट करता है, तो ये दायित्व उसका हो जाता, बर्डन उसका बनता है कि वो जा करके सिद्ध करे कि ये पेपर फर्जी हैं या पेपर नकली हैं। किसी-किसी परिस्थितियों में ये होता है कि चोट लगी, मगर हम पर्चा नहीं रख पाए, क्योंकि चोट लगने पर अब आदमी कहाँ रखता पर्चा? वो तो कहता है कि हम अपना मरीज़ ठीक करवाएँ, मरीज़ ठीक होगा उसके बाद देखा जाएगा। तो पर्चे नहीं रख पाता है। मगर उसका अगर चोट लगी है, विकलांग हुआ है या विकलांग नहीं हुआ, उसका हाथ टूटा है, पैर टूटा है, महीना भर इलाज चला है, तो ये स्वाभाविक है कि उसके इलाज में खर्चा होगा। वहाँ पर ट्रिब्यूनल ये अवधारणा एक गेस वर्क के रूप में करेगा और उसके इलाज में कितना खर्चा होगा, उस पे प्रतिकर देगा। इस पे भी केसला हैं। एक है 2009 वॉल्यूम 3 TAC 427, 1990 वॉल्यूम 1 TAC 627 में भी ये भी व्यवस्था की गई कि पेपर पर्चा नहीं है, तो ये नहीं माना जा सकता है कि उसके इलाज में खर्चा नहीं हुआ होगा। प्रॉपर्टी डैमेजेस के बारे में ये है कि प्रॉपर्टी डैमेजेस में पहले 6000 की 147 में बीमा कंपनी की लायबिलिटी थी, मगर वो लायबिलिटी 9 अगस्त 19 को एक्ट से डिलीट कर दी गई है। अब 6000 की जगह लायबिलिटी पूरी बीमा 6000 की लायबिलिटी जो बीमा कंपनी की फिक्स की गई थी, उसको डिलीट कर दिया गया है। अब पूरी लायबिलिटी बीमा कंपनी की होगी। उसके पहले में यह था कि अगर ओनर कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी के अनुसार अपनी अतिरिक्त प्रीमियम दे देता था, तो आमदनी 2,50,000 75,000 तक की हो जाती थी। अब 2 चीज़ें हैं कि पहली चीज़ तो है कि कंपनसेशन और डैमेजेस। भाई उसमें कहीं-कहीं बीमा व्यक्ति कहते हैं कि भाई इनके इतनी चोट लगी, इतना खर्चा ले ले। तो डैमेजेस और कंपनसेशन में फ़र्क है। इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2010 में यादवा कुमार वाले केस में इसको डिस्कस किया गया है। और इस केस का नज़ीर ये है कि 2010 AICCC 865 सुप्रीम कोर्ट, उसमें कंपनसेशन और डैमेजेस को डिफाइन किया गया है। अब प्रश्न ये तब ये होता है कि तब FIR आपने दिखाई, अब इसके बाद अगर गाड़ी बंद होती है, तो वहाँ पर क्रिमिनल लॉ ऑफ मोशन चालू हो जाता है। वाहन बंद होने की दशा में वाहन स्वामी अपनी गाड़ी को रिलीज करता है, तो वहाँ पर 201 पहले 203A की कार्रवाई मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा की जाती है। फौजदारी के बहुत सारे जो फौजदारी की अधिवक्ता करते हैं, वो 203A का न तो कहीं CRPC में डिफाइन किया गया है, ना MV एक्ट में डिफाइन किया गया है। ये 2011 यूपी मोटर व्हीकल रूल्स बने थे, उसमें 203A का नियम बना था, 203A और 203B का। उसका मकसद ये था कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और वाहन का बीमा नहीं होता है, तो वाहन स्वामी से प्रतिकर वसूलने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इन दिक्कतों को देखते हुए ये 203B में 203A में कहा गया है कि कोई भी वाहन जिसमें किसी को डिसेबिलिटी ना आई हो
या मृत्यु न हुई हो, बिना सिक्योरिटी दिए हुए वाहन को रिलीज नहीं किया जाएगा। अगर विकलांगता नहीं है और मृत्यु नहीं हुई है तो वहां पर 203 बी की कार्रवाई लागू नहीं होगी। अगर सिक्योरिटी दाखिल करने का आदेश न्यायालय के द्वारा कर दिया जाता है और वाहन स्वामी के द्वारा सिक्योरिटी दाखिल नहीं की जाती है तो जुडिशल मजिस्ट्रेट द्वारा 6 माह के अंदर उस वाहन को नीलाम करवा दिया जाए, आदेश से नीलाम कर दिया जाएगा और वो जो धनराशि होगी वो माननीय ट्रिब्यूनल में जमा कर दी जाएगी, जिससे उनके क्लेमेंट को एक प्रतिकर की धनराशि प्राप्त हो सके। एक केस रहा है 2003 वॉल्यूम 1 AICC 872 इलाहाबाद में, सिराज अहमद बनाम स्टेट ऑफ यूपी में। उसमें मजिस्ट्रेट महोदय ने 2 लाख रुपए के सिक्योरिटी दाखिल करने का आदेश कर दिया, जबकि उसमें ना तो विकलांगता आई थी न ही किसी की मृत्यु हुई थी। तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि वाहन रिलीज करने के समय मजिस्ट्रेट महोदय को देखना चाहिए कि कोई विकलांगता आई है या कोई चोट या कोई मृत्यु हुई है। अगर मृत्यु या विकलांगता आई हो तो उसके प्रतिकर के हिसाब से कि कितना प्रतिकर बनता है उस हिसाब से सिक्योरिटी का आदेश करना चाहिए। अगर नहीं आई तो नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश को निरस्त कर दिया। एक प्रश्न ये उठता है कि मालूम ये हुआ कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के समय जो रजिस्टर्ड ओनर थे और जो वाहन स्वामी थे उन्होंने अपनी गाड़ी को तीसरे व्यक्ति को बेच दिया। गाड़ी बंद नहीं की गई थी, ये करीब काफ़ी दिनों के बाद, और जिसने खरीदा उसको जानकारी भी नहीं थी। वाहन को रिलीज किया गया। जो सब्सिक्वेंट परचेसर होगा जो उसको 203 भी उसके ऊपर की कार्रवाई उसके ऊपर लागू नहीं होगी। ये उसी के ऊपर लागू होगी जो एक्सीडेंट के समय, दुर्घटना के समय मालिक था या पंजे का स्वामी था। इसमें एक जजमेंट, इसके लिए एक जजमेंट आया था, वो है 2022 का वॉल्यूम 1 GIC 554 इलाहाबाद, मेवालाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी। अब विधिक एक प्रश्न ये उठा कि मृतक के पत्नी नहीं, लड़के नहीं है, तो क्या उसकी लड़की मुकदमा दायर कर सकती है? मोटर व्हीकल एक्ट में वर्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, न कि आश्रित है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मोटर वाहन अधिनियम में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। उसको डिफाइन किया गया है CPC के सेक्शन 211 में। विधिक रिप्रेजेंटेटिव विद प्रतिनिधि का मतलब है कि मृतक के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में, उसकी स्टेट में जिसको हक प्राप्त होता है उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। ये इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट आया था AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट 1354 गुजरात स्टेट रोड बनाम ट्रांसपोर्ट कंपनी में। उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिफाइन किया गया है। उसमें कहा कि इसके साथ जो रहते हैं पोस्टर चिल्ड्रन है वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव में आते हैं, भाई भी आता है। कभी कभी इसमें इसका जो प्रमाणक होगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ में, कि लोग कहते हैं कि क्लेमेंट का बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, तो इसका जो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस और स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ CPC में लागू नहीं होती है। इसमें सबसे पहले केस लाया था AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट 1354 में। उसमें कहा गया कि ट्रिब्यूनल को ये देखना है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या एक्सीडेंट में ऐसा हो सकता है जहां पर क्लेमेंट अपना केस में कुछ अस्पष्टताएं हैं, कुछ टेक्निकलिटीज हैं, वह परिस्थितियों के अनुसार अनुमान लगाना चाहिए और ये ना हो कि क्लेमेंट को प्रतिकर न मिले और वहां सोई बच सके। इसी में अभी एक नया केस आया है गीता दुबे बनाम यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी 2025 में। उस केस में भी FIR में नंबर नहीं था, मालिक का नाम भी नहीं था, मगर चार्जशीट दाखिल हो गई थी। माननीय हाईकोर्ट ने याचिका दायर निर्देश कर दी थी, मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें
टेक्निकलिटी या बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस नहीं देखा जाना है कि वो संभावना के आधार पर वह याचिका संभावनाओं की प्रचुरता के आधार पर निर्णित की जाएगी। इसी प्रकार से एक केस आया था 2009 में सुप्रीम कोर्ट का, विमला देवी वाला। उसमें भी यही हेल्प किया गया था कि संभावना की परिस्थितियों के अनुसार याचिका का निर्धारण किया जाएगा। वाहन स्वामी को इतना ही सिद्ध करना है, क्लेमेंट को इतना ही सिद्ध करना है कि एक्सीडेंट हुआ। अन्य अगर उसका ओनर शिफ्ट हो जाता है वाहन स्वामी के ऊपर, क्योंकि जिसमें मेन एविडेंस के संबंध में सबसे बेस्ट गवाह अगर होगा तो ड्राइवर होगा। ड्राइवर ही बता सकता है कि दुर्घटना किस प्रकार से हुई है। अगर वाहन स्वामी के द्वारा ड्राइवर को पेश नहीं किया जाता है तो ये माना जाएगा कि चालक की ही गलती है। एविडेंस एक्ट की 106 धारा यही बोलती है कि जिस व्यक्ति को की जानकारी में कोई अपराध हुआ है तो बर्डन उसी को होता है कि वो सिद्ध करे कि सबसे अपराध नहीं हुआ है। तो अगर चालक की अगर चार्जशीट दाखिल हो गई है और मालिक क्लेमेंट के द्वारा अपने एविडेंस दाखिल कर दी गई है तो ये बर्डन शिफ्ट हो जाता है वहाँ स्वामी के ऊपर। वो ड्राइवर को पेश करे कि वो किस प्रकार की गलती किस प्रकार से हुई, एक्सीडेंट किस प्रकार से हुआ। अगर ड्राइवर को पेश नहीं करता है तो वहाँ स्वामी जिम्मेदार होगा। अगर गाड़ी बीमित है तो उसको बीमा कंपनी इंडेमनिफाई करेगी। आज मित्रों हमारा गला पड़ा हुआ है, इसलिए हम ज़्यादा यहीं पर अपना बात समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।